गोईवाल और शाम के 6 बज गए हैं। न्यूज का प्राइम टाइम शुरू हो चुका है और आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का मेरे साथ। शुरुआत कुछ तस्वीरों से करते हैं। पहली तस्वीर महाराष्ट्र से आई है। एमएनएस के कार्यकर्ता एक उत्तर भारतीय को थप्पड़ मार रहे हैं। तस्वीर देखिए। कल भी हमने आपको दिखाई थी कि कैसे एक व्यक्ति शिवाजी के वेश में वसई किले में घुसने की कोशिश कर रहा था और गार्ड ने उसे रोक दिया। खबर है कि उस गार्ड से बाद में जबरदस्ती माफी मंगवाई गई और उसे थप्पड़ भी मारा गया। दूसरी तस्वीर बिहार की बाबू बरही विधानसभा सीट से है। वहां पिछले कई दिनों से बिंदु यादव चर्चा में थी। बिंदु यादव वीआईपी से चुनाव के मैदान में हैं और उनके मुकाबले आरजेडी का उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहा था, लेकिन आज बिंदु यादव ने नामांकन वापस ले लिया है। जाहिर है ये तब हुआ जबकि आज मुकेश सहनी को महागठबंधन ने अपना डिप्टी सीएम फेस घोषित कर दिया। और तीसरी तस्वीर आज सुबह से चर्चा में है। महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन बिहार में आज जो पोस्टर जारी हुआ उसमें सिर्फ तेजस्वी यादव दिख रहे हैं। एनडीए इसी पोस्टर पर सवाल उठा रही है कि आखिरकार महागठबंधन के बाकी साथी पोस्टर में क्यों नहीं हैं। और ये चौथी तस्वीर देखिए जो जेडीयू की तरफ से जारी हुई। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जेडीयू ने इस पोस्टर को जारी किया। पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार दिख रहे हैं और इसमें लिखा गया है कि फिर से नीतीश कुमार की तैयारी है। जैसे कि चर्चाओं का बाजार गर्म था और लगभग तय लग रहा था, आज इंडिया गठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। खास बात यह है कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की गई जिसमें गठबंधन के सभी दलों के नेता मौजूद थे। मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। अशोक गहलोत ने इशारा बुधवार को ही कर दिया था। मंगलवार को आधिकारिक घोषणा भी कर दी कि तेजस्वी यादव महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। तेजस्वी इस मौके पर काफी विनम्र दिखे। उन्होंने गठबंधन के सभी साथियों के प्रति आभार जताया, सबको साथ लेकर चलने का भरोसा दिलाया। हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि सभी महागठबंधन के साथियों ने मुझ पर पुनः भरोसा जताया है। इसके लिए सभी हमारे महागठबंधन के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उन सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं। और उन सभी लोगों से जरूर कहना चाहेंगे कि जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम जरूर खरे उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। महागठबंधन के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एकता के प्रदर्शन का मौका भी रही। सभी नेताओं ने हाथ उठाकर ये एकता दिखाई। तो महागठबंधन ने अपने सवालों का जवाब दे दिया। तेजस्वी होंगे उनके मुख्यमंत्री चेहरे, लेकिन ये वो सवाल है जिसका पेपर पहले से ही लीक था। अब तेजस्वी यादव ने गेंद एनडीए के पाले में डाल दिया है कि उनका मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। अब यही सवाल पलटकर तेजस्वी ने पूछ लिया, एनडीए नीतीश के नाम की आधिकारिक घोषणा कब करेगा। तेजस्वी ने चुटकी ली कि नीतीश कुमार के साथ अन्याय हो रहा है। भाई हमारा तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एनडीए की भी नजर थी।
इसके फौरन बाद रविशंकर प्रसाद ने एनडीए की ओर से मोर्चा संभाला। इसे बहुत ढीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करार दिया। लालू परिवार के भ्रष्टाचार की याद दिलाई। ताना कसा के गठबंधन 243 में 255 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन सबसे पहले पूछा कि महागठबंधन के पोस्टर पर राहुल गांधी का चेहरा क्यों नहीं है। मित्रों, आज उनकी प्रेस हुई महागठबंधन की, तो प्रेस ने जितने सवालों का निराकरण नहीं किया उतने ही सवाल खड़े हो गए। आज हम लोग देख रहे थे कि उस प्रेस से राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी। क्या हो गया? हर पार्टियों के निशान जरूर थे, लेकिन राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। अब इसका क्या कहा जाए तो पता नहीं है, लेकिन ये कौन सा गठबंधन है कि 243 सीट है और 255 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। फिलहाल महागठबंधन ने एक बड़े सवाल का जवाब दे दिया है और इसी के साथ एनडीए के लिए कुछ चिंता भी बढ़ा दी है। इस औपचारिक घोषणा ने यह साफ कर दिया कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव ही इसके मुख्यमंत्री होंगे, और इस घोषणा ने महागठबंधन पर हो रहे लगातार हमले की गुंजाइश को भी खत्म कर दिया और तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया। अब गेंद एनडीए के पाले में है कि वो इसका क्या जवाब देती है। पटना से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी। तो सवाल इंडिया का में सवाल भी बहुत सारे हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का फेस तो बन गए, लेकिन महागठबंधन से सवाल हैं। सवाल ये कि कांग्रेस के कोटे से किसी को डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया गया या फिर उसे बनाया जाएगा। दूसरा सवाल, एमवाई का ख्याल रखते हुए क्या मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाएंगे। तीसरा, तेजस्वी को फेस बनाने का ऐलान वोटिंग से 11 दिन पहले क्यों? आगे पीछे भी तो हो सकता था। महागठबंधन के बीच फ्रेंडली फाइट का झगड़ा सुलझा है कि नहीं, और टिकट को लेकर कांग्रेस में जो असंतोष है उससे कैसे निपटेंगे। सबसे महत्वपूर्ण, राहुल गांधी सहयोगियों से तालमेल बैठाने में नाकाम हो जाते हैं क्या? महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर कोई ऐलान सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है तो उप मुख्यमंत्री के तौर पर मुकेश सहनी के नाम का ऐलान था। बिहार में एक से ज्यादा उप मुख्यमंत्री होंगे, ये ख्याल सबको था, लेकिन एक आज की घोषणा ने क्या क्या कह दिया, आपको ये बताते हैं अपनी एनडीटीवी की ये इनसाइड स्टोरी में। महागठबंधन की इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर कोई ऐलान चौंकाने वाला रहा तो उप मुख्यमंत्री के तौर पर मुकेश सहनी के नाम का ऐलान था। बिहार में एक से ज्यादा उप मुख्यमंत्री होंगे, ये ख्याल सबको था, लेकिन एक की घोषणा आज क्यों हो गई? एनडीटीवी की इनसाइड स्टोरी जानिए। ये पोस्टर और खाली कुर्सियां उस खींचतान की चुगली करती हैं जो महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बिल्कुल शुरू होने तक चलती रही। इसी वजह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 11:30 बजे शुरू होनी थी वो 1 घंटे से ज्यादा देरी से शुरू हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी के अलावा एक और नाम घोषित हुआ जिस पर सब कोई हैरान भी हुए। ये था उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर मुकेश सहनी के नाम का ऐलान। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, जो एक संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ में मुकेश सहनी ने इसे पिछड़ों का सम्मान बताया और याद किया कि किस तरह बीजेपी ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की थी। आज ये समय बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से इस समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्ला का बेटा को रोड पे ला दिया, उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मुकेश सहनी का नाम अचानक कहां से आया? महागठबंधन के विश्वसनीय सूत्रों से एनडीटीवी को ये पूरी कहानी मिली है। पटना के जिस होटल मौर्या में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके अलग अलग कमरों में ये कहानी चलती रही। मुकेश सहनी भी होटल मौर्या में ही रुके हुए थे, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि उन्हें उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया जाए। आखिर इसीलिए उन्होंने 25 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने को हामी भरी।
इसके बाद तेजस्वी और अशोक गहलोत ने उन्हें बुलाकर बात की। मुकेश सहनी का कहना था कि वो ऐसी घोषणा के बिना अपने मल्लाह वोटरों के बीच कैसे जाएंगे। इसके बाद पटना से दिल्ली तक फोन घनघनाने लगी। चर्चाओं का नया दौर चल पड़ा। अशोक गहलोत ने कृष्णा अल्लावरू से बात की। उन्होंने दिल्ली में आला कमान से भी बात की। आला कमान ने संदेश दिया कि सहनी की बात मान लेनी चाहिए। सीपीएम माले नेता दीपंकर भट्टाचार्य को भी बुलाया गया, जो 1 घंटे से प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठे हुए थे। भट्टाचार्य ने मुकेश सहनी की उम्मीदवारी का विरोध नहीं किया। इस तरह उनकी उम्मीदवारी का रास्ता साफ हो गया। हालांकि एनडीटीवी से बातचीत में मुकेश सहनी दबाव बनाने की बात से इनकार करते रहे, लेकिन उनकी मुस्कुराहट राज खोलती रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपके चलते 1 घंटे डिले हुआ है, आपको मनाने में लोग लगे रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं। बहुत ऐसी चीजें हैं जिसके कारण थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, बट मेरे आपकी मुस्कुराहट जो है उसका जवाब दे रही है। 1 घंटा आपके चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस डिले हुआ है क्योंकि आप मान ही नहीं रहे थे। हम लोग बोलते हैं ना, रूस गए थे, तो आप रूस गए थे। नाराज तो पहले से डे 1 से क्लियर है। और सीट को लेके कुछ जगह पे जो फ्रेंडली फाइट है, वो सब चीज को लेके थोड़ा सा बात हो रहा था और मुझे लगा वो भी क्लियर हो गया है। ये सवाल हालांकि बचा हुआ है कि क्या उप मुख्यमंत्री पद के और भी उम्मीदवार होंगे। क्या कांग्रेस या लेफ्ट फ्रंट से भी कोई उम्मीदवार होगा। कांग्रेस ने फिलहाल इस सवाल को टाल दिया, तो सीपीएम माले ने कहा वो ऐसी रेस में नहीं। क्या कांग्रेस से भी कोई डिप्टी सीएम होगा इन फ्यूचर? ये सब महागठबंधन मिलकर निर्णय लेते हैं। बहुत जरूरी ये है कि तमाम सामाजिक वर्गों से को प्रतिनिधित्व मिले, ये आवश्यक होता है। उससे भी कोई डिप्टी सीएम सरकार बनेगी तो कोई नाम आप लोग देंगे? लेफ्ट की बात हमसे मत पूछिए, हमारी पार्टी के बारे में मैं कह सकता हूँ कि माले इस रेस में नहीं है। वैसे महागठबंधन के भीतर इसे आपसी खींचतान की मिसाल भी कह सकते हैं, और इसके बावजूद लचीलेपन की भी। मुकेश सहनी ने अपनी महत्वाकांक्षा का इजहार बहुत पहले ही कर दिया था, लेकिन पिछली बार उन्हें अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। लेकिन माना जा रहा है कि उनके कुनबे पे उनकी पकड़ मजबूत हुई है, इसीलिए तेजस्वी यादव ने उनकी बात का मान रखा और महागठबंधन का संकट दूर किया। पटना से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी। सवाल है कि महागठबंधन के दलों के बीच आम राय बनी कैसे। बनाया जा रहा है कि अशोक गहलोत ने इससे और इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। अंदर की बात क्या है, आपको बताते हैं। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सब कुछ ठीक हुए बिना महागठबंधन के समीकरण सुधरने वाले नहीं थे, लेकिन ये हुआ कैसे। सूत्रों के मुताबिक अशोक गहलोत ने कांग्रेस के बिहारी प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को समझाया कि बिहार में आरजेडी की स्थिति मजबूत है, इसलिए थोड़ा झुकने में ही समझदारी है। तेजस्वी ने भी भरोसा दिया कि कांग्रेस को बराबर सम्मान मिलेगा और प्रचार में दोनों दल एक साथ नजर आएंगे। इस बैठक में तेजस्वी यादव को महागठबंधन के मुख्य स्टार प्रचारक के रूप में पेश करने पर भी सहमति बनी। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि तेजस्वी को युवा चेहरा बनाकर पेश करने से गठबंधन को फायदा होगा। यानी गहलोत और तेजस्वी की बैठक का उद्देश्य था जनता को ये संदेश देना कि गठबंधन एक है और चुनाव एकजुट होकर लड़ेगा। दरअसल नामांकन और टिकट बंटवारे के आखिरी दौर में कांग्रेस और आरजेडी के बीच कई सीटों पर विवाद बढ़ गया था। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा था कि उन्हें कमजोर सीटें दी गईं। दूसरी ओर आरजेडी के नेता मानते थे कि कांग्रेस जरूरत से ज्यादा सीटें मांग रही है। ये खींचतान मीडिया में खुलकर आने लगी थी, जिससे गठबंधन की छवि पर असर पड़ने लगा। ऐसे में एक संयमित चेहरा बनकर गहलोत का पटना आना पार्टी हाईकमान की डैमेज कंट्रोल की अहम रणनीति साबित हुई। इस मुलाकात से कई बड़े संदेश गए। पहला ये कि कांग्रेस अब भी गठबंधन में सीनियर पार्टनर की भूमिका निभाना चाहती है, लेकिन तेजस्वी यादव को नेतृत्व का मौका देने में पीछे नहीं है। दूसरा, बिहार की राजनीति में गहलोत जैसे अनुभवी नेता की मौजूदगी से कांग्रेस को स्थिर और जिम्मेदार पार्टी के रूप में दिखाने का मौका मिला। और तीसरा, इस मुलाकात ने गठबंधन के अंदर चल रहे टकराव के माहौल को कुछ हद तक थाम दिया। रणनीतिक तौर पर गहलोत और लालू परिवार की मुलाकात तेजस्वी यादव को और मजबूत बनाती है। अब तेजस्वी सिर्फ आरजेडी के नेता नहीं, बल्कि महागठबंधन के प्रचार की केंद्रीय भूमिका में भी है। वैसे कांग्रेस और राजद अब मिलकर संयुक्त रैली और संयुक्त घोषणा पत्र का कार्यक्रम बना रहे हैं, लेकिन उनकी आपसी अंदरूनी असहमति अभी तक पूरी तरह से दूर नहीं हुई है। हालांकि अशोक गहलोत ने थोड़ी राहत दिलाई है, लेकिन क्या ये वोट में तब्दील होगा कि नहीं, ये चुनाव के मैदान में देखना होगा। पटना से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी। बिहार की राजनीति पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रभाकर, मुझे ये बताइए कि अभी जब मैं स्थिति की बात कर रही हूँ, सुबह तक कहा जा रहा था कि महागठबंधन है जिसमें बहुत बड़ी गांठ है, महागाठबंधन कह रहे थे, एनडीए आरोप लगा रहा था। गांठ खुल गई है, सब कुछ ठीक हो गया है या अभी भी धागे में तकलीफ है?
नहीं, देखिए, अब उन्हें क्रेडिट दे दिया जाए, और क्रेडिट ये है कि अब उनका जो मामला था वो सुलझ गया है। सबसे बड़ा जो मुद्दा बना हुआ था वो बना हुआ था कि महागठबंधन के चेहरे तेजस्वी यादव होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि जो बाकी घटक दल थे उन्होंने अपनी मोहर लगा दी थी कांग्रेस को छोड़ करके। तो कांग्रेस ने भी आज औपचारिक तौर पे खुले मन से इस पर मोहर लगा दी है। तो जो महागठबंधन की जो महागांठ थी वो सुलझ गई है। जहाँ तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात थी, मुकेश सहनी जो है लगातार ये दावा कर रहे थे और उस पर अपना दावा ठोक रहे थे कि वो भले ही कम सीटों पे मान जाएं, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर के मुद्दे पे वो समझौता नहीं करेंगे। तो आज उस पर भी औपचारिक तौर से मुहर लग गई है। जहाँ तक साझा कार्यक्रम की बात है, यानी कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो साझा चुनाव प्रचार करेंगे, तो उसकी भी डिटेल जो है जो हमारे पास आ रही है, उसमें लगभग 28 तारीख के आसपास, यानी कि अब से 3 दिन के बाद न केवल साझा घोषणा पत्र जारी होगा जो कि महागठबंधन का घोषणा पत्र होगा, बल्कि साझा चुनाव प्रचार की जो पूरी रूपरेखा है वो भी जनता के सामने आ जाएगी। तो उसमें बहुत जगहों पे आपको राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो है वो अलग अलग जगहों पे प्रचार करते दिखेंगे, एक साथ प्रचार करते दिखेंगे। उसमें प्रियंका गांधी भी बहुत जगह पे उनके साथ होंगी। और साथ में एक और सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि जब हम मुकेश सहनी की बात कर रहे हैं तो क्या हम मुकेश सहनी को वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पे देखें, क्योंकि अभी तक नाराज थे और एकदम से डिप्टी सीएम का चेहरा बना दिया, तो असमंजस की स्थिति और जो परेशानियां थी, जो क्वेश्चंस थे, वो तो सब सॉर्ट आउट हो गए। जी देखिए, वो वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं है। मुकेश सहनी तो बहुत दिनों से महागठबंधन के पार्ट थे। हाँ, उनकी जो मंशा थी, उनकी जो इच्छा थी कि वो महागठबंधन के मुख्यमंत्री के रूप में उनका नाम घोषित किया जाए, तो उस पर मोहर नहीं लग रही थी। औपचारिक तौर पे कोई इस पर बोलने को तैयार नहीं था, जिसका कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनकी मुश्किलें थोड़ी सी आसान हो गई, जबकि कांग्रेस और आरजेडी के सभी बड़े नेता जो महागठबंधन के घटक दल के नेता बैठे होते, और उसके सामने उस बात पे मोहर लग गई। तो मुकेश सहनी जो हैं, उन्हें देखिए उनका कद बढ़ा है, इससे उन्हें एक ईबीसी का नेता माना जाता है। हालांकि वो मल्लाह जाति से आते हैं, निषाद जाति से आते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा इलाका है जहाँ पे उसका दबदबा है। उन्हें माना जाता है कि वो मल्लाह के नेता हैं, लेकिन साथ में ईबीसी वोट पे भी उनकी दबदबा की बात होती है, उनके दबदबे की बात होती है। तो इसलिए महागठबंधन ने उनके वैल्यू को समझा। और धन्यवाद आपका इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन आज जब पटना में महागठबंधन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उसी वक्त होटल के बाहर कांग्रेस के नाराज नेता और कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे। नाराज नेताओं का आरोप है कि टिकट बेचे गए, गलत लोगों को उम्मीदवार बनाया गया। देखिए ये रिपोर्ट। हम लोग विरोध में हैं, पार्टी से निष्कासित कीजिए, जो कीजिए वो आपका आउटलुक है, लेकिन आपने गलत किया, इससे हम लोग का नारा है टिकट चोर। जब पटना के मौर्या होटल में महागठबंधन अपनी एकजुटता की सबूत देने के लिए इकट्ठा हो रहा था, तब होटल के बाहर कांग्रेस के विरोध में कांग्रेस के ही लोग बागी हो रहे थे। हम लोग विरोध में हैं, पार्टी से निष्कासित कीजिए, जो कीजिए वो आपका आउटलुक है, लेकिन आपने गलत किया, इससे हम लोग का नारा है टिकट चोर। क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? भाई, जिस तरह से बिहार में अनुसूचित जाति की संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी देने की बात की गई थी, उसके विपरीत जो संघ के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, आयातित लोगों को सारा टिकट बेच दिया गया है। कौन बेच दिया है कांग्रेस का टिकट? यह कृष्णा अल्लावरू, शकील खान, राजेश राम, सारे जो सह प्रभारी हैं, चाहे सुशील पासी हो, चाहे वो शहनवाज आलम हो, चाहे वो देवेंद्र यादव हो, सब लोगों ने इन्होंने मिल करके सौदेबाजी करके बिहार के दलितों को, बिहार के अति पिछड़ों को बेवकूफ बनाने का प्रयास। यानी जिस कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की फीडबैक के बाद तेजस्वी के नाम का ऐलान हुआ, बिहार कांग्रेस उसी से नाराज है और उन पर टिकट बंटवारे में गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस के नाराज नेता कह रहे हैं कि गलतियों में सुधार नहीं हुआ तो परिणाम बुरा होगा। बिहार का दलित जो है वो वही करेगा जो उसको करना चाहिए, और झूठ जो बिहार के दलितों के बीच में कहा गया है, अगर उसको संशोधित नहीं किया गया, उसको ठीक नहीं किया गया, तो परिणाम आने वाला बताएगा। उनको राहुल जी को इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान लेकर के इस चीज को संशोधित करना चाहिए और ऐसे दलालों को बिहार की धरती से बाहर करना चाहिए। कांग्रेस के टिकट बंटवारे में कई मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया गया है। इसी बात के विरोध में कांग्रेस के नेताओं ने प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम के बाहर भी धरना दिया था। कल हम लोग एक दिन का उपवास और धरना प्रदर्शन सदाकत आश्रम में कर रहे हैं अपनी मांगों के लिए। हमारी मांगें, सबसे प्रमुख मांग ये है कि अभी जो वर्तमान व्यवस्था बनी हुई है, कृष्णा अल्लावरू और उनके साथ जितने भी लोग हैं, तीनों सह प्रभारी, उनको बिहार से उनकी विदाई तुरंत की जाए अगर कांग्रेस को बचाना है, क्योंकि हमारी मुहिम कांग्रेस को बचाने की है। हम लोग कांग्रेसी थे, कांग्रेसी रहेंगे। उनको हटाइए, वॉर रूम के लोगों को यहाँ से हटाइए। उसके बाद हमारी मांग ये है कि किसी राजनीतिक व्यक्ति को आप यहाँ पे प्रभारी बनाइए, उनकी देखरेख में चुनाव कराइए, बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा, कम से कम अभी से तो बेहतर मिलेगा।
कांग्रेस के नाराज नेताओं का कहना है कि मौजूदा नेतृत्व की वजह से कार्यकर्ताओं में आक्रोश और हताशा है और मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन तेज हो सकता है। बिहार के मधुबनी जिले की बाबूबरही विधानसभा सीट से विकासशील इंसान पार्टी की प्रत्याशी बिंदु गुलाब यादव पीछे हट गई हैं। दरअसल वीआईपी चीफ मुकेश सहनी को महागठबंधन का डिप्टी सीएम चेहरा घोषित किए जाने के बाद बिंदु ने गुरुवार को अपना नामांकन वापस ले लिया। देखिए ये रिपोर्ट। तस्वीर बिंदु यादव की। सोशल मीडिया पर बिंदु यादव की यह तस्वीर धूम मचा रही है। हाथ में मोबाइल, आंखों पर काला चश्मा, कंधे पर पार्टी का झंडा, झंडे में मुकेश सहनी और वीआईपी का निशान। लेकिन दोपहर बाद खबर आई कि मधुबनी के बाबूबरही विधानसभा सीट से बिंदु यादव ने नामांकन वापस ले लिया। झंझारपुर की पूर्व आरजेडी विधायक गुलाब यादव की बेटी बिंदु पुणे से मैनेजमेंट की पढ़ाई करके पॉलिटिक्स में आई हैं। बिंदु के पिता गुलाब यादव झंझारपुर से आरजेडी के पूर्व विधायक रह चुके हैं, जबकि मां अंबिका यादव भी राजनीति में हैं। हमरा अहाँ से कखनो कोनो ई नहीं, हमरा पार्टी के छले आदेश, वहाँ पर हम अलिए आ पार्टी के आए छले। तब बाहुबली में पूरा 10 सीट पर सर पूरा बिंदु गुलाब यादव चेयरमैन एगो बेटी बहन के नाते। दरअसल बाबूबरही सीट पर आरजेडी और वीआईपी यानी गठबंधन के दो दलों के प्रत्याशी आमने सामने थे, लेकिन बिंदु के नामांकन वापस लेने के बाद यहां आरजेडी के उम्मीदवार अरुण कुमार सिंह और जेडीयू की मीना कुमारी के बीच सीधा मुकाबला तय है। माना जा रहा है कि बिंदु यादव का पीछे हटना महागठबंधन के उस फैसले के बाद संभव हुआ है जिसमें वीआईपी चीफ मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम चेहरा घोषित किया गया। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां बिहार के नवादा जिले के वादलीगंज के कांग्रेस उम्मीदवार ने पर्चा वापस लिया है। पर्चा वापस लेने का कारण यह है कि आरजेडी के कांग्रेस उम्मीदवार ने मैदान छोड़ दिया है। इस सीट पर महागठबंधन की तरफ से 2 उम्मीदवारों ने भर दिया था पर्चा। कांग्रेस प्रत्याशी सतीश मंटन ने अपना पर्चा वापस लिया है। आरजेडी से अशोक महतो की पत्नी अनीता मैदान में है। इस सीट से बीजेपी की ओर से अरुणा देवी मैदान में है। बिहार की ये बड़ी खबर आ रही है क्योंकि आरजेडी से अशोक महतो की पत्नी अनीता उम्मीदवार बनी हैं और वो मैदान में है। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी सतीश मंटन ने अपना पर्चा वापस ले लिया है। और अब आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में मोहनिया सीट का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। आरजेडी उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामांकन रद्द होने के बाद पार्टी ने वहां निर्दलीय उम्मीदवार रवि पासवान को समर्थन देने का फैसला किया है। रवि पासवान बीजेपी के पूर्व सांसद छेदी पासवान के बेटे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। क्यों? क्योंकि भाजपा को और उनके उम्मीदवार को मुझसे डर है, मेरे पार्टी से डर है और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आने से डर है, इसलिए वो अन्याय कर रहा। रोती बिलखती आरजेडी उम्मीदवार की यह तस्वीर कल पूरी दुनिया ने देखी। मोहनिया विधानसभा से श्वेता सुमन का पर्चा रद्द हो गया है। आरोप लगे कि आरजेडी के उम्मीदवार के साथ खेला हो गया, लेकिन तेजस्वी ने जो किया उससे साबित हुआ कि खेल खत्म नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव ने मोहनिया से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में डटे रवि पासवान को बाकायदा अपने बगल में बैठाया और उन्हें आरजेडी का समर्थन दे दिया। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोगों का समर्थन मोहनिया के विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार जिन्होंने अपना नामांकन दिया है रवि पासवान जी को हम लोग जो है पूरा समर्थन हम लोग करेंगे। और सभी महागठबंधन साथियों से अपील है कि रवि पासवान जी को एक एक मत देकर के भारी मतों से जिताने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं मोहनिया की सेवा कर सकूं और मोहनिया के लोगों के मैं बीच में लगातार रहा हूं। 2005 से 10 तक मेरे पिताजी वहां विधायक भी थे और पिताजी का सारा कार्यभार मैं ही देखता था। तो मैं सभी लोगों से मेरा जुड़ाव अभी तक बना हुआ बहुत अच्छी तरह से।
और मुझे दुख है श्वेता सुमन जी का कि षड्यंत्र के तहत उनके नॉमिनेशन को रद्द कर दिया गया। रवि पासवान के पिता छेदी पासवान 2014 और 2019 में बीजेपी के टिकट पर सासाराम से सांसद चुने गए थे। इससे पहले वो जेडीयू में भी थे और मोहनिया सीट से विधायक थे। अब रवि के सामने संगीता कुमारी होंगी, जो आरजेडी से विधायक रहने के बाद अब बीजेपी के टिकट पर दोबारा चुनाव मैदान में है। सदन में, बिहार में जब भी सदन में गई हूँ, मैंने कहा है कि मोहनिया को सम्मान दिलाना है। मोहनिया की समस्याओं की वकालत मैंने निश्चित तौर पे खुले कहूँगी साफ मन से किया है। पिछले चुनाव में संगीता कुमारी ने बीजेपी के उम्मीदवार को हराया था। इस बार वो बीजेपी के टिकट पर मैदान में है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर एनडीटीवी इंडिया पर। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस से जुड़ी हुई है ये खबर कि मनीष शर्मा को यूथ कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। कृष्णा अल्लावरू की जगह लेंगे मनीष शर्मा। कृष्णा अल्लावरू के पास यूथ कांग्रेस की अतिरिक्त जिम्मेदारी थी। एआईसीसी ने मनीष शर्मा के नाम का ऐलान किया है। बिहार से जुड़ी ये बड़ी खबर, क्योंकि बिहार की राजनीति में आज ही कांग्रेस के नेता अल्लावरू के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन हुआ था। ऐसे में एआईसीसी ने इस समय मनीष शर्मा को यूथ कांग्रेस का प्रभारी बना दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाल ली है और इस वक्त वो बूथ मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद कर रहे हैं। लेकर चलते हैं आपको। अंदर डाल दिया जाए, जमानत को तोड़ दिया जाए। युवाओं का ये कहना है कि हम लोगों के कुछ लोगों का तो केस चलना शुरू हो जाएगा ना अब तो। हाँ, केस चल के उन लोगों को खत्म किया जाए। जंगल राज को खत्म किया जाए। हाँ, जंगल राज को एकदम खत्म किया जाए। जितनी की भी जमानत है उसको फिर से उसका केस खोल के उसको जो अपनी जगह पे पहुंचा दिया जाए कि आपकी यही जगह है, आपको यही रहना है। नहीं, और युवाओं वो तो कानून का काम करेगा। आप लोगों से क्या बात करेंगे? नौजवानों से क्या बात करेंगे? नौजवानों को कैसे प्रेरित करेंगे? देखिए कि नौजवानों को हम अभी बताते हैं कि पहले की सरकार को छोड़ दिया जाए, अब नए हमारे जो एनडीए गठबंधन की सरकार है उसमें आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठ का महापर्व शुरू हो रहा है। 2 दिन बाद इसके विधान शुरू हो जाएंगे। तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन दिल्ली में इस त्योहार को लेकर कुछ राजनीतिक बयान भी सामने आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश का महापर्व छठ अब पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाने लगा है। लेकिन इस पवित्र त्योहार के साथ घर जाने वालों की भीड़ और राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। दिल्ली की सत्ता में बीजेपी के वापसी के साथ ही इस बार भव्य छठ पूजा के आयोजन की तैयारी है। ऐसे में छठ पूजा को लेकर दिल्ली सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। पहली बार छठ पूजा में 1.5 दिन की छुट्टी हो सकती है। आमतौर पर दिल्ली में छठ के लिए सिर्फ 1 दिन की छुट्टी का ऐलान होता था, लेकिन रेखा गुप्ता सरकार छुट्टी के दायरे को बढ़ाकर 1.5 दिन कर सकती है। जहां तक बात छुट्टी की है वो दिल्ली सरकार का अपना वो है, उस पर हम निर्णय लेंगे। दिल्ली में लगभग 5 लाख पूर्वांचल के ऐसे लोग हैं जो वोट डालने के लिए बिहार जाते हैं। ये समुदाय न केवल सांस्कृतिक रूप से सक्रिय है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी प्रभावशाली है। ऐसे में इस बार दिल्ली में छठ की खास तैयारी को बिहार चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली में इस साल छठ पूजा समारोह लगभग 1500 घाटों पर आयोजित होगा। इसमें यमुना के किनारे 23 बड़े प्राकृतिक घाट और लगभग 1300 कृत्रिम घाट शामिल हैं। बीजेपी जहां इस बार दिल्ली में भव्य छठ पूजा आयोजन का दावा कर रही है, तो आम आदमी पार्टी यमुना की सफाई को लेकर आरोपों की झड़ी लगा रही है। सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो शेयर करते हुए दिल्ली में जारी छठ की राजनीति में सीएम योगी को भी खींच लिया है। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि हथनी कुंड बैराज से यूपी के किसानों का सारा पानी डाइवर्ट कर यमुना में डाल दिया गया है। हरियाणा की सरकार के साथ षड्यंत्र करके
यमुना का पानी हर साल रोका, छठ से पहले तो बिल्कुल रोका, सिर्फ इसलिए रोका कि यमुना का पानी कम हो जाएगा, नजफगढ़ नाले का पानी तो उतना ही रहेगा, तो यमुना ज्यादा प्रदूषित हो जाएगी, उसमें और ज्यादा झाग बनेंगे और हमारे गरीब पूर्वांचली भाई छठ नहीं मना पाएंगे। ऐसी गंदी मानसिकता की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और ऐसे गंदे षड्यंत्र करते थे दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना। श्रद्धा और समर्पण का महापर्व छठ लाखों लोगों को अपने घरों की ओर खींच लाता है। दिल्ली, मुंबई, सूरत जैसे शहरों से लाखों लोग अपने गांव की ओर निकल पड़ते हैं। हर साल रेलवे स्टेशन और ट्रेनें यात्रियों से खचाखच भर जाती हैं। सामान्य डिब्बों में पैर रखने की जगह नहीं होती और कई बार लोग खतरनाक तरीके से यात्रा करने को मजबूर होते हैं। तस्वीर इस साल भी कुछ ऐसी ही है। मुंबई से सटे ठाणे रेलवे स्टेशन की यह तस्वीर देखिए। हजारों की संख्या में लोग अपने गांव घर लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पर जमा हैं। तो 20 साल से रह रहा हूँ थाने में, लेकिन छठ पूजा के लिए हर सुविधा, थाना स्टेशन भी अभी काफी सुधार है, पुलिस वाले हैं, सब है, सीआरपीएफ जवान है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। जो वेटिंग वाले आप वो उसमें अलाउ नहीं हो सकते, तो जब बैठ के सफर आसानी से हो सकती। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई कि पहले वेटिंग वाले बहुत बढ़ जाते थे, हम लोग को बहुत तकलीफ होती थी। अभी ये चीज जो जब से लागू हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। रेलवे हर साल छठ के लिए स्पेशल ट्रेन का इंतजाम करती है। इस साल भी रेलवे ने बिहार और यूपी के लिए सैकड़ों विशेष ट्रेनों की घोषणा की है। लेकिन आस्था के महापर्व में घर लौटने वालों का सैलाब ऐसा है कि इंतजाम कितने भी किए जाएं कम ही पड़ जाते हैं। टिकटों की मारामारी और वेटिंग लिस्ट की लंबी फहरिस्त मुश्किलों को और बढ़ा देती है। छठ सिर्फ पूजा नहीं, परिवार और संस्कृति का बंधन है। राजनीति और भीड़ की चुनौतियां हों, लेकिन श्रद्धा हर बार की तरह इस बार भी अटल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से। यहां स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में एक महंत और पुजारी में जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों में हाथापाई भी हो गई। इन तस्वीरों को देखिए। पीछे महादेव का अभिषेक हो रहा है और बगल में खड़े पुजारी किसी संत से बहसबाजी कर रहे हैं। बात यही नहीं थमी। बहसबाजी से शुरू हुआ विवाद हाथापाई में तब्दील हो गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में बुधवार सुबह गर्भगृह में संत और मंदिर के पुजारी आपस में भिड़ गए। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों में गाली गलौज, धक्का मुक्की और हाथापाई तक हो गई। एक दूसरे को देख लेने तक की धमकी दी गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मंदिर प्रशासक को शिकायत दी है। महावीर नाथ जो है ये एक संत के साथ प्रवेश किया और जबरदस्ती मुझसे विवाद करने लगा। मर्यादित थी, वहाँ के जो कर्मचारी वो सब इसको समझा रहे थे, लेकिन उसके बाद धक्का मुक्की की, धक्का भी दिया इसने, जिसके कारण मेरे को चोट भी आई है। और इस तरीके का इसका जो वातावरण था वो गलत था। वहाँ नंदी हाल तक में भी इसने जो गाली गलौज की, वहाँ की कई महिला वहाँ खड़ी थी, जिसको देख के उन्होंने भी इस चीज की बड़ी भर्त्सना की है कि ये संत कैसा। बुधवार सुबह करीब 8 बजे ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के गादीपति महंत महावीर नाथ गोरखपुर के महंत शंकर नाथ जी के साथ गर्भगृह में दर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान गर्भगृह में मौजूद पुजारी महेश शर्मा ने दोनों संतों की वेशभूषा पर आपत्ति जताई। इस पर बहस शुरू हुई जो विवाद में बदल गई। धक्का मुक्की में पुजारी महेश शर्मा नीचे गिर गए। ये विवाद गर्भगृह से निकलकर नंदी हॉल तक पहुंच गया, जहां सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव कर दोनों को अलग किया। इसके बाद महंत महावीर नाथ मंदिर परिसर से चले गए। मेरा उससे कोई विवाद नहीं था, जबरदस्ती वो मुझसे उलझा, मुझे गाली गलौज दी और गाली गलौज देकर इसने ये तक शब्द कहे कि तेरे को हम निपटा देंगे। और ऐसे शब्दों की जब बात हुई तो उस विवाद का विवाद बना। फिर भी हमने मंदिर की मर्यादा को रखते हुए संयम से काम लिया है और किसी प्रकार की हमने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे ये जब भी आते हैं मंदिर की मर्यादाओं को भंग करते हैं, उल्लंघित करते हैं। महाकाल मंदिर के प्रशासक प्रथम कौशिक ने कहा
कि गर्भगृह जैसी पवित्र जगह पर इस तरह का विवाद बेहद गंभीर मामला है। जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मंदिर के एक पुजारी और एक संत जो हैं उनके बीच में किसी प्रकार का विवाद हुआ है, ऐसा संज्ञान में आया है। तो इस घटना को संज्ञान में लेकर और इसकी प्राथमिक जांच जो है वर्तमान में की जा रही है। दोनों पक्षों से भी बातचीत की जा रही है और शीघ्र ही यह प्रयास है कि इस विवाद का कोई जो है सार्थक हल निकाल लिया जाए। घटना के बाद महाकाल मंदिर के पुजारियों ने साधु संतों की शिकायत मंदिर प्रशासक से की। इस दौरान मंदिर के पुजारी, पुरोहित और बटुक भी इकट्ठा हो गए। उन्होंने महावीर नाथ के मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। फिलहाल इस मामले की जांच हो रही है, लेकिन इतने प्रसिद्ध मंदिर में इस तरह की घटनाएं शर्मनाक महसूस होती हैं। उम्मीद है आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा से जुड़ी हुई है ये खबर। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की मौत के मामले में जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। हरियाणा सरकार के गृह विभाग ने ये मामला सीबीआई को सौंपने की तैयारी की है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार से अनुमति मिलने के बाद मामला सीबीआई को सौंपा जाएगा। गुरप्रीत मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। गुरप्रीत, क्या है इसमें ताजा अपडेट? अब सीबीआई करेगी इस मामले की जांच? बिल्कुल, जो अभी सूत्रों के हवाले से पता चला है, जो होम सेक्रेटरी है हरियाणा सरकार के, उन्होंने एक पत्र लिखा है सीबीआई जांच के लिए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पहले एफआईआर रजिस्टर हुई। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई गई और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम लगातार 2 दिन से कई पहलुओं पे जांच कर ली थी। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है, जो पता चला है कि जो हरियाणा सरकार की तरफ से ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को देने की तैयारी हो चुकी है। जी, और ये गुत्थी इस समय उलझती चली जा रही है, इसलिए सीबीआई को ये मामला सौंप दिया गया है। धन्यवाद आपका गुरप्रीत। लेकिन आपको ये बता दें कि पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की संदिग्ध मौत के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। अकील अख्तर के दाएं हाथ पर सिरिंज का निशान मिला है। पोस्टमार्टम की इंटरनल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि अकील की मौत के मामले में उसके पिता, मां, बहन और पत्नी पर भी केस दर्ज हुआ है। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। उसके दाएं हाथ की कोहनी से करीब 7 सेंटीमीटर नीचे सिरिंज का निशान मिला है। अकील अख्तर की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ था कि वो ड्रग्स का आदी था, लेकिन वो किस तरह का ड्रग लेता था और क्या ये ड्रग इंजेक्शन के माध्यम से लिया जाता था, इस पर कुछ भी नहीं कहा गया था। लेकिन अब अकील के हाथ पर सिरिंज लगाने के कई निशान मिले हैं, जो किसी भी ड्रग एडिक्ट शख्स के शरीर पर मिलते हैं। हरियाणा पुलिस की एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। अकील अख्तर की मौत 16 अक्टूबर की देर रात पंचकुला के एमडीसी स्थित आवास पर हुई थी। परिवार ने शुरू में इसे दवाइयों की ओवरडोज के कारण हुई मौत बताया था। अकील अख्तर का 27 अगस्त को एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उन्होंने अपने पिता और पत्नी के बीच अवैध संबंध का जिक्र करते हुए परिवार के लोगों पर उनकी हत्या की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया था। इस वीडियो में उन्होंने अपनी मां रजिया सुल्ताना और बहन पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, मैं एड्रेस करना चाहता था कि पिछले साल ना मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैं पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ, मैं और दोहराना भी नहीं चाहता। फिर वो सब ना, इट वॉज ड्यू टू माई मेंटल इलनेस, आई वाज सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया। इस वीडियो और आरोपों के आधार पर मलेरकोटला में रहने वाले उनके पड़ोसी शमसुद्दीन चौधरी ने पंचकुला के पुलिस कमिश्नर को शिकायत सौंपी थी। इसी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना, पुत्रवधू और बेटी समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। लेकिन डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने कहा कि उन्हें आरोप प्रत्यारोप से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पिता के लिए उसके बेटे के जाने से बड़ा गम कोई नहीं होता। किसी बाप के लिए एक जवान औलाद, अकेला उनका बेटा हो, वो कुदरत उसे छीन ले, इससे बड़ा कोई गम नहीं होता। अगर आप बाप है, कोई भी बाप है, आप उससे पूछें, बहुत से लोग इस सदमे से गुजरे होंगे। तो ये सारे आरोप प्रत्यारोप ये मेरे लिए कोई खास अहमियत नहीं रखते। मेरे लिए सबसे बड़ा गम, दुख जिंदगी भर जो मेरे साथ रहेगा, मेरा साथ नहीं छोड़ सकता। मेरी एक औलाद थी, वो चली गई। आपको एक बार फिर पूरा मामला बता देते हैं। 16 अक्टूबर को अकील घर पर बेसुध मिला। परिवार उसे रात करीब 9:30 बजे पंचकुला सेक्टर 6 अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
परिवार ने कहा कि शायद दवाओं की ओवरडोज के कारण उसकी हालत बिगड़ी थी। इसके बाद 17 अक्टूबर को पंचकुला पुलिस को शिकायत मिली। शिकायत में अकील के वीडियो का हवाला दिया गया। 20 अक्टूबर की रात को पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, पंजाब की पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना, अकील की बहन और पत्नी के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज किया। हरियाणा पुलिस की एसआईटी जांच में जुटी हुई है। उधर पुलिस ने शिकायत के आधार पर अकील के परिवार को भी पूछताछ के लिए बुलाया है ताकि आगे की जांच बढ़ाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सवाल इंडिया का में आज मेरे मनोज्ञा लोईवाल के साथ इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए न्यूज हेडक्वार्टर्स आशुतोष के साथ।